हेलो दोस्तों, एग्रियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज मिश्रा। आज का जो टॉपिक है वो है राइस क्रॉप। हम लोग आज राइस क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। राइस क्रॉप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एफओ, डीएचओ, यूपी कैटेट, इफको, जेआरएफ और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसमें राइस क्रॉप से क्वेश्चन एक दो आते ही आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो राइस क्रॉप से क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह मेजर क्रॉप है। इसी वजह से पॉइंट ऑफ व्यू से राइस क्रॉप के बारे में जानना अत्यंत ही ज़रूरी है। हम लोग राइस क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही शार्ट एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है वराइजा सटाइवा, और वराइजा स्पीसीज़ के अंतर्गत 24 स्पीसीज़ आती हैं, लेकिन दो ही मुख्यतः ग्रो की जाती हैं। वर्ल्ड वाइड वराइजा सटाइवा ग्रो की जाती है और वराइजा ग्लोबेरमा साउथ अफ्रीका में मुख्यतः ग्रो की जाती है, और इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी, और ओरिजिन प्लेस जो इसका है वो साउथ ईस्ट एशिया है। डी कैंडोल के अनुसार, डी कैंडोल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वो राइस का ओरिजिन प्लेस है। और इंडो बर्मा जो ओरिजिन प्लेस है राइस का, एक साइंटिस्ट थे बेबलो, उन्होंने बताया था कि इंडो बर्मा इसका ओरिजिन प्लेस है। और इसमें क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो 24 होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिप्लॉयड क्रॉप है। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल टाइप का होता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस पेनिकल टाइप का। ये समथिंग एग्जामों में पूछा जाता है। और टाइप ऑफ ग्रेन जो इसमें है वो कैरियासिस टाइप का टाइप ऑफ ग्रेन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। और राइस ये जो है वो 60 डे प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड है और C3 है, और सेमी इक्वेटिक क्रॉप इन नेचर होता है। सेमी इक्वेटिक नेचर का ये जो होता है राइस, ये होता है सेमी इक्वेटिक नेचर। मीन्स इसको जो होता है वाटर, इसके सीडलिंग डालने से लेके और इसके हार्वेस्टिंग तक इसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है राइस का तो हमें वाटर बहुत ज़्यादा इसमें देना पड़ता है। इसी वजह से इसको सेमी इक्वेटिक क्रॉप कहते हैं। और राइस की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो होती है 3 मीटर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के हिसाब से पूछ लेता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। राइस जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो 3 मीटर होती है। और इसमें कैस्मोगैमी इन नेचर पाया जाता है। कैस्मोगैमी इन नेचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में लगभग राइस से पूछ लिया जाता है। कैस्मोगैमी इन नेचर मतलब फ्लावर को ओपन होने से पहले इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। ये जो रहता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड को प्रमोट करता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने का कारक है। ऐसे क्लस्टोगैमी भी होता है। उसके बाद जो है राइस इज ए स्टेबल फूड ऑफ एशिया एज वेल एज वर्ल्ड। जो राइस जो है वो स्टेबल फूड है एशिया का स्टेबल फूड है और वर्ल्ड का भी। इन इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया राइस हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन इन ऑल फूड ग्रेन क्रॉप। जो राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है अगर हम अदर क्रॉप की कंपेयर करें तो। वराइजा सटाइवा राइस वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड यंगस्टिस रिवर बेसिन इन चाइना। अगर कोई ये कहे कि राइस का जो साक्ष्य सबसे पहले ग्रो करने का कहाँ मिला था, तो ये था यंगस्टिस रिवर जो था वो चाइना के पास है, चाइना में है, वहीं पर इसके साक्ष्य मिले थे, वैज्ञानिकों ने बताया है। आगे का जो नेक्स्ट टर्म है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है राइस में वो 72.5% पाया जाता है। जो प्रोटीन होती है वो 6 से 7% पाई जाती है, और ब्राउन राइस में 7 to 9% पाई जाती है। राइस में प्रोटीन 2 टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल राइस की प्रोटीन होती है, एक ब्राउन राइस की प्रोटीन होती है। नॉर्मल राइस की जो प्रोटीन होती है वो 6 से 7 होती है, और ब्राउन राइस की जो प्रोटीन होती है वो 7 to 9 होती है। उसमें प्रोटीन थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। और
नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 90% प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ राइस इज अंडर साउथ एशियन पीपुल। साउथ एशियन जो पीपुल हैं वो 90% प्रोडक्शन भी करते हैं राइस का और इसका कंजप्शन भी करते हैं। इसीलिए जो ऊपर टर्म दिया था राइस इज ए स्टेबल फूड एशिया एज वेल वर्ल्ड, तो एशियन पीपल जो हैं वो 90% इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं। अब है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट जो होता है 1000 सीड का होता है और जो सीड इंडेक्स होता है वो 100 सीड का वेट होता है। जो जनरली जो नॉर्मल वैरायटी है राइस की उनका जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है और जो बासमती राइस होता है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। जो सीड इंडेक्स होता है वो बोल्ड सीडेड जो क्रॉप्स होती हैं उनका सीड इंडेक्स लिया जाता है और टेस्ट वेट जो शार्प सीडेड होती हैं मतलब बहुत पतली जो सीड होता है उनको हमारे छोटे सीड होते हैं उनका हम सीड टेस्ट वेट लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो पहला हम एरिया की बात करेंगे। एरिया में अगर कोई पूछे धान में तो इंडिया नंबर 1 पर है एरिया के हिसाब से, चाइना इसके बाद है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाता है और इंडिया उसके बाद है। अगर प्रोडक्टिविटी की हम बात करें सो इजिप्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे राइस की तो इजिप्ट नंबर 1 पे आता है। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड की जो एरिया है राइस प्रोडक्शन में वो 160 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ल्ड में पूरे विश्व में 160 मिलियन हेक्टेयर पर धान की खेती हो जाती है जिसमें कि 501 मीट्रिक टन इसका प्रोडक्शन होता है राइस का। और प्रोडक्टिविटी जो वर्ल्ड की है वो 4.58 टन पर हेक्टेयर है। अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया पर 44.5 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है राइस की और प्रोडक्शन जो होता है इसका 120 मीट्रिक टन जो इसको होता है वो प्रोडक्शन होता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो एरिया में नंबर 1 पर है और प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है और प्रोडक्टिविटी में पंजाब नंबर 1 पर है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि DHO का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें यूपी के बारे में जानना हमें डाटा अत्यंत ही ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश का भी डाटा पढ़ते हुए चलेंगे। तो यूपी में जो है वो पीलीभीत नंबर 1 पर प्रोडक्शन राइस में, पीलीभीत नंबर 1 पर है, उसके बाद सहारनपुर है और उसके बाद जो है वो महाराजगंज है। तो यहाँ पर पीलीभीत नंबर 1 पर है, फिर सहारनपुर है, उसके बाद महाराजगंज है और उसके बाद अगर हम भी बात करें तो देवरिया है और गोंडा ज़िला इसके बाद आता है प्रोडक्शन के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड क्लाइमेट। राइस के अच्छे प्रोडक्शन के लिए एलुवियल एंड क्ले सॉइल, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा पूछ लेता है कि राइस के प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल सबसे उत्तम होती है। तो यहाँ पर एलुवियल एंड क्ले सॉइल, जलोढ़ मृदा और क्लेई मृदा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फॉर राइस कल्टीवेशन। और 45.6% टोटल जितनी एरिया में ग्रो किया जाता है राइस उसमें से जो एलुवियल सॉइल में 45.6% पे एलुवियल सॉइल एंड क्ले, एलुवियल सॉइल जो होती है 45.6% पाई जाती है। इसका जो पीएच है वो पीएच है 5.5 से 6.5 पीएच इसका गुड होता है फॉर राइस कल्टीवेशन। एंड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट राइस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। यूरेट टेम्परेचर जो इसका होता है वो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यूरेट टेम्परेचर वो अच्छा रहता है फॉर राइस कल्टीवेशन। और वाटर रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो है 1250 से 1500 मिलीमीटर, 1250 से 1500 मिलीमीटर राइस कल्टीवेशन के लिए हमें वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है।
अब जो हैं वो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं जो राइस से रिलेटेड हैं, सो हम लोग इसको पढ़ते हैं। हाइब्रिड राइस, जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन वर्ल्ड हैं वो इवान लांगपिंग हैं। ये चाइना के रहने वाले थे, वो ब्रीडर थे इवान लांगपिंग, जो वर्ल्ड के हाइब्रिड राइस ब्रीडर हैं। और हाइब्रिड राइस इन इंडिया, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे SR सिद्दीकी सर हैं, वो हाइब्रिड राइस इन इंडिया। और गोल्डन राइस के जो हैं, गोल्डन राइस के जो हैं उन्होंने डेवलप किया था वो इंगो पोटियर एंड पीटर बियर, इंगो पोटियर्स एंड पीटर बियर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्डन राइस को डेवलप किया था। और सुपर राइस यहाँ पर GS खुश, जो GS खुश थे, डॉक्टर GS खुश, उन्होंने सुपर राइस की अवधारणा दी थी। अब यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं राइस से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है और लॉस वेनस फिलीपींस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी इसका प्लेस बदला गया। 1960 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इससे पहले फिलीपींस मनीला में था। जो इसका स्थान था वो था फिलीपींस मनीला, जो कि राजधानी है फिलीपींस की मनीला, वहाँ पर था, लेकिन वहाँ से हटा के इसको लॉस वेनस में कर दिया गया है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा जा सकता है। और दूसरा इंस्टीट्यूट जो है NRRI, इसी से IRRI का एक पार्ट खोला। NRRI जो है वो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1946 में कटक उड़ीसा में इसको ओपन किया गया था। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में है, 1946। अब जो दूसरा जो है IRRI साउथ एशियन रीजनल सेंटर, ये 2018 में बनारसी UP इंडिया में खोला गया था। इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी करने गए थे। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो IRRI का जो एक सेंटर खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है बनारस, उत्तर प्रदेश में। अगला जो पॉइंट है वो है राइस वैरायटी। हमने बहुत सारी वैरायटियाँ इसमें नहीं रखी है, जो इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं वही हमने इसमें पढ़ाने की कोशिश की है। जो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, जो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस थी वो थी TN1। जो TN1 थी वो एक जीन था DGU जीन, और गुड़े तासी यंगचुंग जो जीन था वो था चाइना से, इसको क्रॉस करने से TN1 बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस इन वर्ल्ड। तो जो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है वो है IR8 जो है वो DGU जीन से बनाया गया था। IR8 जो DGU जीन गुड़े पेटा, DGU जीन गुड़े पेटा, तो DGU जीन इंटू पेटा जो है इंडोनेशिया से जर्मप्लाज्म लाया गया था, उसके थ्रू IR8 बनाई गई थी। और फर्स्ट मेरिकल राइस इन वर्ल्ड इसको कहा जाता है, मतलब भारत का जो विश्व का जो जादुई धान है वो है IR8। और फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ इंडिया जो है वो है जया जो है TN1 जो ताइवान का जर्मप्लाज्म है, T141 जो है वो इंडिया से क्रॉस करके जो है वो जया बनाया गया था, जया। और इसको हम भारत का जादुई धान कहते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस जो है वो CORH 101 ये फर्स्ट है, जो CORH फर्स्ट जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस है। और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस जो है वो है PRH 10। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको सब लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो लेटेस्ट वैरायटी हैं, अभी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे था, उसी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ICR के थ्रू निकाली गई हैं। DRR धान 43 और 55 और DRR धान 54 और 56, ये रिसेंटली वैरायटी रिलीज की गई हैं ICR के थ्रू। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो राइस क्रॉप सीजन है। जो राइस क्रॉप होती हैं वो 3 सीजन में ग्रो की जाती है मुख्यतः, अस, अमन और बोरो। एक है अस, एक है अमन और एक है बोरो। जो अस जो है इसको हम अटमन कहते हैं, अटमन, अस को अटमन कहते हैं। और जो अमन जो है उसको हम खरीफ सीजन की क्रॉप कहते हैं, खरीफ या विंटर सीजन की। और बोरो जो है वो है समर,
बोरो जो है वो समर सीजन की है। तो जो इसका सोइंग टाइम है अस का जो सोइंग टाइम है वो है मई से जून, और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो है सितंबर से अक्टूबर, और जो अमन का जो सोइंग टाइम है वो है जून जुलाई, और जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो है नवंबर दिसंबर। बोरो का जो सोइंग टाइम है वो है नवंबर दिसंबर, और इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम हम करते हैं वो है मार्च अप्रैल। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं सनम, सनम, और इसको कर सकते हैं, इसको सनम, यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे इसको कर सकते हैं मजनू, इसको हम कर सकते हैं मजनू, इसको कर सकते हैं सनम, इसको कर सकते हैं सनम। यहाँ पे मजनू से मई जून, और जा से जून जुलाई, और ना से नवंबर दिसंबर, और सनम से सितंबर अक्टूबर, और ना से नवंबर दिसंबर, और मा से मार्च अप्रैल। तो इसके हम मजनू और सनम याद कर लेंगे तो अस अमन और बोरो का जो सीज़न है वो हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नर्सरी रेजिंग मेथड। राइस में सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी बहुत जगह पर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन वो बेस्ट मेथड नहीं है फॉर हायर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मेनली राइस नर्सरी 3 टाइप होती हैं, एक होती है वेट मेथड, दूसरा है डेपोग मेथड, और तीसरा जो है वो है एसआरआई मेथड। तो वेट मेथड जो है, वेट मेथड में मोस्ट कॉमन है इंडिया की, वेट मेथड जो है मोस्ट कॉमन इंडिया की फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया वी नीडेड ओनली 1000 मीटर स्क्वायर एरिया 1000 एरिया, और नर्सरी रेडी 20 to 24 डेज। राइस की जो नर्सरी होती है 20 से 24 डेज में ये तैयार हो जाती है, और इसमें जो सीड रेट जो होती है वो स्मॉल साइज़ का 20 to 25 kg होती है, और जो मीडियम साइज़ जो सीड होते हैं उनका 30 से 35 kg, और जो बोल्ड सीडेड होते हैं या फिर लॉन्ग सीडेड होते हैं उनको 35 से 40 kg हम नर्सरी में डालते हैं। अब है दूसरा जो मेथड है वो है डिपोग मेथड। डिपोग मेथड जो है वो फिलीपींस से, सबसे पहले ये फिलीपींस में अडॉप्ट किया गया था डिपोग मेथड। देन उसके बाद फिर इंडिया में आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर तमिलनाडु में इसको अडॉप्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है डिपोग मेथड किससे रिलेटेड है। काफ़ी एग्जामों में ही पूछ लिया जाता है कि डिपोग मेथड किससे रिलेटेड है। सो ये राइस के नर्सरी रेजिंग से रिलेटेड है। अब जो इसमें जो नर्सरी जो टाइमिंग होती है 12 to 40 डेज होती है, 12 से 14 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, और जो इसकी एरिया जो होती है 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में इसकी नर्सरी लगाते हैं। और जो सीड, इसमें सीड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो है 1.5 से 3 kg, और 60 से 90 kg सीड फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरी के लिए 60 से 90 kg सीड इसमें लगती है। अब जो नेक्स्ट मेथड है राइस की नर्सरी के लिए वो है एसआरआई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है राइस की नर्सरी से, और ये इंट्रोड्यूस फ्रॉम मेडागास्कर एक स्थान है, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन इंडिया तमिलनाडु फर्स्ट अडॉप्ट एसआरआई, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम एसआरआई मेथड को अडॉप्ट की थी। और ट्रांसप्लांटिंग टाइमिंग जो है इसकी 7 to 10 डेज होती है, 7 से 10 डेज के अंदर नर्सरी इसकी तैयार हो जाती है। सीड रेट जो रहता है इसका 7 से 8 kg एंड पर हेक्टेयर, और स्पेसिंग जो इसकी होती है वो 25 into 25 सेंटीमीटर होती है, और 50 to 50 सेंटीमीटर इसमें जो स्पेसिंग होती है एसआरआई सिस्टम में वो ज़्यादा होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा एसआरआई सिस्टम को सब लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा होल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। राइस शुड बी हार्वेस्टेड एट 20% मॉइस्चर इन ग्रेन। राइस का जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं और 20% जब मॉइस्चर रहता है ग्रेन में तभी इसकी हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं। और जो इसमें यील्ड होता है हाइब्रिड 6 to 7 टन पर हेक्टेयर, हाइब्रिड की जो यील्ड होती है वो 6 to 7 टन पर हेक्टेयर होती है।
और शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप्स होती है उनका 4 to 4.5 टन पर हेक्टेयर होती है, जो नॉर्मल यील्ड होती है और 4.5 to 5.5 टन पर हेक्टेयर यील्ड होती है। और इंडिया एवरेज यील्ड ऑफ राइस, इंडिया की जो एवरेज यील्ड, ये वर्ल्ड की एवरेज यील्ड हम पूरी बताई जा रही है यहाँ पर, और जो इंडिया की जो एवरेज यील्ड है ये 2.6 टन पर हेक्टेयर होती है। सो इंडिया की यील्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है हस्क ऑफ राइस, जो भूसी होती है धान की। जब हम लोग धान को जब हम लोग प्रोसेसिंग कराने लेके जाते हैं तो उसमें भूसी निकलती है। जो धान में जो भूसी में जो सिलिका होता है वो होता है 80 to 90%, 80 से 90% उसमें सिलिका होता है, और जो ऐश जो होता है वो 10 to 20% होता है, और ऑयल जो रहता है वो 3% होता है। ये पॉइंट जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो हस्क ऑफ राइस में सिलिका जो है 80 से 90%, ऐश जो है वो 10 से 20%, और ऑयल जो है वो 3% पाया जाता है। और जो राइस ब्रान है, राइस का ब्रान जो गाय वाय को खिलाया जाता है या फिर अदर चीज़ों में जो यूज किया जाता है, राइस ब्रान में जो प्रोटीन होती है वो 12 to 50% 12 से 15% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। और जो ऑयल जो रहता है ब्रान में उसमें 16 से 25% पाया जाता है। और जो इसका स्टोरेज करते हैं राइस का, तो 12 to 40 डिग्री 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हम स्टोरेज करते हैं। और जो हॉलिंग परसेंटेज ऑफ राइस जो होता है वो 66 से 67%। अब होलिंग परसेंटेज जो होता है वो वेट ऑफ राइस ग्रेन और वेट ऑफ पैडी ग्रेन इंटू 100 होता है। होलिंग परसेंटेज जो होता है वेट ऑफ राइस ग्रेन और अपॉन वेट ऑफ पैडी ग्रेन इंटू 100 होता है। और या फिर हम कह सकते हैं वेट ऑफ राइस विदाउट हस्क अपॉन वेट ऑफ राइस विथ हस्क इंटू 100। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब राइस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है अफ्रीकन राइस, हम पहले बता चुके हैं ओराया सटेवा और ओराया ग्लोबेरमा, 2 टाइप की स्पीसीज मुख्यतः ग्रो की जाती हैं। जो ओराया ग्लोबेरमा है वो अफ्रीकन राइस इसको कहते हैं। और जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस which was content genetically engaged to the content बीटा कैरोटीन। जो गोल्डन राइस होता है इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है, इसी वजह से इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 6 to 9% हो जाती है। और राइस मिट अगर कोई पूछे कि मिट नर्सरी रिलेटेड किससे रिलेटेड होती है, जो मिट नर्सरी रिलेटेड होती है वो राइस से रिलेटेड होती है। और अगर राइस में एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो विटामिन B12 कंटेंट है वो कम हो जाता है। प्रॉब्लम राइस इंक्रीज द विटामिन B12 इंक्रीज, इसमें B12 की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाता है। और राइस प्लांट अपटेक नाइट्रोजन इन द अमोनिकल फॉर्म, जो राइस का जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन के NH4+ के रूप में लेता है। NH4+ के रूप में राइस और पोटैटो भी अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मेथेन गैस दी है CH4। मेथेन गैस जो रिलेटेड होती है वो होती है पैडी फील्ड से। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी भर जाता है राइस के फील्ड में तो पानी के बुलबुले ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है, वो जो गैस होती है वो होती है मेथेन CH4। यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CH4 गैस कौन सी, बहुत एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से इसको सब लोग दिमाग में बना के रखना। सीड रेट, ब्रॉडकास्टिंग जो सीड रेट होती है वो होती है 100 kg पर हेक्टेयर। और जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, और यहाँ पे जब नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिलिंग के द्वारा, तो यहाँ पे सीड ड्रिल के द्वारा 60 kg पर हेक्टेयर के थ्रू इसको हम इसमें सीधे ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस। जो राइस की जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज जो होती हैं वो है टेलरिंग इनिशिएशन। टेलरिंग इनिशिएशन जो होता है वो 0 से 20 डेज तक होता है। इसी के अंदर बूटिंग स्टेज भी आ जाती है, तो BOOTING बूटिंग स्टेज। ठीक, बूटिंग स्टेज टेलरिंग स्टेज के अंतर्गत ही आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द वाटर क्रिटिकल स्टेज इन राइस। उसके बाद आता है पेनिकल इनिशिएशन। ठीक, उसके बाद आता है पेनिकल इनिशिएशन।
और उसके बाद आता है हेडिंग स्टेज, जब उसके हेड बनने लगते हैं फ्लावर आने से पहले। सो थर्ड जो स्टेज है क्रिटिकल इरिगेशन राइस की, वो है हेडिंग स्टेज। और जो फोर्थ जो है वो फ्लावरिंग स्टेज है। सो फ्लावरिंग स्टेज जो है वो फोर्थ क्रिटिकल स्टेज है राइस की इरिगेशन के लिए। अगर पानी ना बरसे या फिर रेनफॉल ना हो तो हम इन स्टेजों पर इरिगेशन करेंगे। लेकिन अगर आ जाए कि इरिगेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर इरिगेशन करना ज़रूरी ही है राइस में, तो हम टेलरिंग इनिशिएशन पे और पेनिकल इनिशिएशन पे सबसे ज़्यादा करेंगे। और अब है शॉर्ट ड्यूरेशन राइस। जो राइस अब लाइफ साइकिल राइस की कितनी होती है इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो राइस होता है वो 105 से 120 डेज का होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन जो राइस होता है वो 150 डेज का होता है। अब इसमें हम न्यूट्रेंट कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो FIM है, FIM फॉर्मेट मैनुअल, इसमें हम 250 से 300 कुंटल 250 से और 300 कुंटल पर हेक्टेयर इसमें हम FIM अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ NPK की बात की जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम की, तो यहाँ पे 100 kg नाइट्रोजन और 60 kg यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पे 50 kg पोटेशियम का पर हेक्टेयर में अप्लाई करते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है DHO में या फिर अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में, ये है MSP 21-22 की। जो 21 और 22 की जो MSP है, इससे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। सो जो कॉमन राइस की जो MSP अब की बार निर्धारित की गई है वो 1940 रुपये पर कुंटल, 1940 रुपये पर कुंटल कॉमन राइस की। और जो ग्रेड 1 राइस जो है उसकी जो प्राइस है 1960 रुपये पर कुंटल राइस की निर्धारण किया गया है MSP। जो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो CACP निर्धारित करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। और कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन उसके बाद कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस ये 1985 में इसको मोटिवेट कर दिया गया था। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आज का है वो है राइस वैरायटी फॉर डायरेक्ट सोइंग इज बाला। जो बाला वैरायटी है राइस की, वो डायरेक्ट सोइंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, और इससे प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है। कंपेयर करें अगर सीडलिंग से तो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो अदर वैरायटी हैं उनकी कंपेयर में इसका प्रोडक्शन अच्छा आ जाता है। और लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है एग्रियन यूट्यूब चैनल पर। और बाकी जो गलतियाँ होंगी उस कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर सही किया जाए। और जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं, जैसे जो राइस का जो क्रॉप है वो बहुत ही बिग चैप्टर है, सब लोगों को पता है, लेकिन हमने इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। सो जिसको भी किसी भी पॉइंट पे डिस्क्रिप्टिव पढ़ना हो वो कमेंट कर सकता है एग्रियन टीम को, और नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। आप लोगों की हर तरीके से साथ दिया जाएगा। और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई लोगों।